हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का पाठ 6। पाठ का नाम है केंद्र सरकार। आज का हमारा टॉपिक है मंत्रिमंडल की शक्तियाँ। पिछले वीडियो में हमने मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में पढ़ा। पहले हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच अंतर को समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्यपालिका सरकार का दूसरा प्रमुख अंग है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कार्यपालिका के वैधानिक प्रधान होते हैं और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान हैं। प्रधानमंत्री के बाद मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं, जिन्हें वरिष्ठ मंत्री या बड़े मंत्री भी कहा जाता है। ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल के बाद राज्य मंत्री आते हैं। राज्य मंत्रियों के बाद तीसरी श्रेणी उपमंत्रियों की है। तो इसमें हम आज मंत्रिमंडल की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मंत्रिमंडल के मंत्रिमंडल भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है और मंत्रिमंडल के द्वारा समस्त शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। मंत्रिमंडल को भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय भी कहा जाता है। जिस प्रकार यदि हमारे शरीर में हृदय कार्य करना बंद कर दे तो शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं करता और हमारा शरीर मृत हो जाता है, उसी प्रकार यदि मंत्रिमंडल भी अपना कार्य करना बंद कर दे तो सारी शासन व्यवस्था ही रुक जाती है। मंत्रिमंडल की शक्तियों में पहली शक्ति है राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। मंत्रिमंडल ये निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिमंडल ये निश्चित करता है कि हमारे देश में आंतरिक शासन व्यवस्था सही तरीके से चल सके, इसके लिए हमें किस तरह के नियमों को अपनाना चाहिए और दूसरे देशों के साथ भी हमारे मधुर संबंध बने रहें, इसके लिए भी हमें किस तरह की नीतियों को अपनाना चाहिए, उन नीतियों का निर्धारण मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा है कानून निर्माण पर नियंत्रण। मंत्रिमंडल के द्वारा नीति निर्धारित कर दिए जाने के बाद उसके द्वारा कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है। मंत्रिमंडल के सदस्य ही महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तावित करते हैं। इस तरह मंत्रिमंडल कानून निर्माण के ऊपर भी पूरा नियंत्रण रखता है। तीसरा है राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। सैद्धांतिक दृष्टि से संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है, लेकिन व्यवहार में इस समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल में अलग अलग विभागों के अध्यक्ष होते हैं जो अपने विभागों का संचालन करते हैं और इन अध्यक्षों के द्वारा ही अपने विभागों की देखभाल की जाती है, कार्यों की देखभाल की जाती है। ये अपने विभाग के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। चौथा है वित्तीय कार्य। देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिमंडल का होता है। मंत्रिमंडल के द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के सम्मुख देश के संभावित आय व्यय का ब्यौरा यानी बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही वित्त मंत्री तैयार करता है, वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है और अन्य सभी धन विधेयकों को भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। अगला है वैदेशिक संबंधों का संचालन। विदेशी राज्यों के अध्यक्षों या सरकारों के साथ पूरी बातचीत प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री के द्वारा ही की जाती है और बातचीत के बाद जो संधि या समझौता होता है, संसद को उसके बारे में सूचित किया जाता है।
मंत्रिमंडल के द्वारा ही युद्ध व शांति संबंधी घोषणाएं भी की जाती है। यानी मंत्रिमंडल ही ये निश्चित करता है कि हमें किसी दूसरे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने हैं या उनके साथ युद्ध करना है, ये सब निश्चित करने का कार्य भी मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। नियुक्ति संबंधी कार्य, संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में इन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती है। ये थी बच्चों मंत्रिमंडल की प्रमुख शक्तियाँ।